नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हाई स्कूल की अब कुछ क्लासें मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूंगा, जिसे सोशल साइंस, क्योंकि बच्चे सोशल साइंस में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ। क्लास 10th जो 2024 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था, उसका इतिहास का टॉपिक है, पहला चैप्टर है। तो उसमें मैंने कुछ एमसीक्यू फॉर्म में बनाया। तो हर चैप्टर का एक एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जिसके माध्यम से आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। और इसी चैनल में मैं आपको पूरा जितना एमसीक्यू वाला टॉपिक भी कराऊँगा, और इसके अलावा जितना मैपिंग वाला है, इसके अलावा जो आप कहेंगे, आप कमेंट करते रहें सर जी लॉन्ग क्वेश्चन भी, और लिखने का तरीका कैसा आप लिखेंगे एग्ज़ाम जिसमें आपके अच्छे नंबर आ सकें, उसको वो टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा एकदम अच्छे से। किस टाइप से लिखना है, क्या क्या स्टेप होना है, कहाँ पर हेडिंग डालनी है, कहाँ पर चित्र बनाना है, मैं आपको पूरा इसमें पूरा हाई स्कूल के लिए सिखाऊंगा। यदि हमारी क्लास आप कर रहे हैं तो आपको मेरे सब्जेक्ट में मिनिमम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 80% से कम आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। जो अभी जहाँ मैं अभी कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर अभी जो 2023 का जो रिजल्ट आया है, जो हाई स्कूल में बच्ची लेकर आई, मेरे क्लास की बच्ची है, तो उसके सोशल साइंस मेरे सब्जेक्ट में 97 मार्क्स हैं। ठीक है ना। तो ऐसा आप करते रहेंगे, जैसा मैं स्टेप आपको बताता रहूँगा, तो आपके अच्छे से अच्छे मिनिमम 80, मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम तो अभी 97 है। इसके अलावा यदि आप रिकॉर्ड तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का है कि नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। कि जो नेपोलियन फ्रांस का राजा बनता है, ठीक है ना, जो फ्रांस का राजा नेपोलियन बनता है, तो उसने कुछ कोड्स बना दी, भैया हमारे फ्रांस के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये तो उसी में कहा गया। तो वो जो संहिता थी, जो कोड बनाया था, तो उसका लक्षण कौन सा नहीं था, ये कह रहा है। तो संपत्ति का अधिकार, कानून के समझ समानता, या वयस्क मताधिकार, या जन्म पर आधारित सुविधाएं न होना। दरअसल जब नेपोलियन राज्य करने आया, ये साधारण आदमी था, तो वो अपनी जनता को भरोसा दिलाया कि मैं सबको क्या दूंगा, संपत्ति का अधिकार, जो आपको संपत्ति का अधिकार नहीं है वो मैं अधिकार दूंगा। और यही नहीं, जन्म के आधार पर किसी को सुविधाएं, जो कर्म करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको सुविधा, यदि कोई एलिट क्लास का आदमी है तो उसको जीवन से सुविधाएं मिलती चली आ रही, तो वो सुविधाएं नहीं होंगी। जो काम करेगा, अच्छा करेगा, तो उसके लिए सुविधाएं होंगी। तो इसका मतलब जन्म पर आधारित सुविधाओं का ना होना, तो ये भी उनकी संहिता में था। कानून समझ समानता, ही सबको समान व्यवहार दिया जाएगा, जो जो बड़े लोग हैं उनके लिए अलग, इसके लिए नो, असमानता नहीं, तो सबसे पहले समानता का व्यवहार किया जाएगा, ये भी था। इसका मतलब पूछा लक्षण कौन सा था नहीं, तो वयस्क मताधिकार की यहाँ बात नहीं की गई थी। तो क्या वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई थी, इसका मतलब विकल्प कौन सा सही होगा, इसका मतलब कथन के हिसाब से ये गलत है, तो मतलब विकल्प यही सही होगा। तो इसका विकल्प कौन सही होने वाला है, विकल्प सी सही होने वाला है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है ना, तो कौन सा लक्षण था, तो संपत्ति का अधिकार भी लक्षण था, कानून के समानता भी लक्षण था, और जन्म पर आधारित सुविधाओं का न होना भी एक क्या था, लक्षण था। कभी कभी 60 क्वेश्चन में 2 नंबर में आ सकता है कि नेपोलियन द्वारा जो संहिताकरण किया गया, जो संहिता बनाई गई, उसमें मुख्य बातें क्या थी। तो मुख्य बातें अब 3 यहाँ से 60 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा विकल्प नहीं सही थे, ये वयस्क मताधिकार। अगला है, विलियम प्रथम 1861 में कहाँ का शासक बना। जो विलियम प्रथम राजा था, तो कहाँ का शासक बना, इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया, या फ्रांस। तो कहाँ का शासक बना, वो बनता है प्रसा का शासक बनता है। कहाँ का शासक बनता है, वो प्रसा का शासक बनता है। मैं आप लोग बता दूं, जो ये आपके क्वेश्चन है स्वयं से बनाए हुए हैं, प्लस बाई के पेपर भी इसमें सम्मिलित हैं, तो परेशान ना होइए, ठीक है। तो बाई के पेपर भी हैं, और जो स्वयं से बनाए, जो क्वेश्चन आने की संभावना है। और यही नहीं जो इस यही में लिखा यही आएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा इसका, तो वहां से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है, तीसरा, इटली का एकीकरण किनके नेतृत्व में हुआ। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, कावूर, गरीबाल्डी, या मैजनी। तो किसके हुआ, तो चौथा विकल्प ये सभी। तो
कपूर भी थे, गैरिबाल्डी भी थे और मैजनी, ये तीनों के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया। ठीक है, तो इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण होता है 1859 लेकर 70 तक क्रांति चलती है और तभी इटली का एकीकरण होता है। तो इटली का एकीकरण पूछे तो कब कब हुआ, किसके बीच में? इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण कब? 1859 से 70 के बीच में हुआ। ठीक है, चलिए अब अगला है चौथा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो किस देश से हुआ? यह हुआ फ्रांस से। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? यह फ्रांस से हुआ। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। देखो यहीं से कितने क्वेश्चन बनने हैं। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789। फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद, लेकिन क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपोलियन ने, अब नेपोलियन का क्वेश्चन आया था ना, तो नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया या कब हमला बोला? तो 1797 में। ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है ना कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तो 1797 में इटली पर आक्रमण किया था। ठीक है, और किस युद्ध में, क्वेश्चन पूछ सकता है, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई? तो कौन सा युद्ध था? वो था वाटरलू का युद्ध। ठीक है, तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो 1815 में। तो नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो किस युद्ध से हुआ? वो भी 1815 के युद्ध से, वाटरलू का युद्ध। अभी बात आएगी तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, इसके बाद नेपोलियन ने, एक क्वेश्चन और रह गया, जो नेपोलियन ने अपने संहिता जो कोड बनाया था तो कब बनाया था? तो 1804 में। कभी आ सकता है ना कि नेपोलियन ने कानून जो बनाया था, जिसको संहिता बोलते हैं, तो वो कब बनाया था? तो 1804 में बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? किस युद्ध से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो कौन सा युद्ध था? ये था फ्रांस प्रसा युद्ध। फ्रांस प्रसा युद्ध से जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? कार्य पूरा हुआ। कब क्वेश्चन पूछ सकता है किस युद्ध होने के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रांस प्रसा युद्ध से। अगला है फ्रांस प्रसा युद्ध। चलिए, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? क्रीमिया का युद्ध कब? तो क्रीमिया का युद्ध कब होता? 1854, 55, 56, 57। तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1854 में। और 1856 में बहुत से जो 18, ये इतना लंबा आपको नहीं आया, कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है जब आधुनिक भारत वाला क्वेश्चन आएगा। तो 1856 में क्या, जो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, तो उसको अवध के नवाब की पदवी से निकाल दिया गया था। कब? 1856 में, 4 फरवरी 1856 में। 1857 की क्रांति आपको पता होगी। 1857 की क्रांति कहाँ हुई? भारत में हुई। तो लखनऊ का नेतृत्व किया वाजिद अली शाह की बेगम ने, बेगम हजरत महल। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया 1857 क्रांति में? नाना साहब ने। इसके बाद जो झांसी का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने, 1857 क्रांति में। ठीक है ना, शुरू कहाँ से हुई? मंगल पांडे, आपको याद होगा। चलिए, ये 1857 की क्रांति से, वहां से। तो लेकिन क्रीमिया का युद्ध की बात हो रही है तो 1854। चलिए, इटली के नेपल्स तथा सिसिली पर किस वंश का कब्जा था? ठीक है, इटली के नेपल्स तथा सिसिली प्रांत पर किसका कब्जा था? मैकार्डी वंश, हैप्सबर्ग, बुर्बो वंश या कैकी वंश? तो किसका शासन था? ये था बुर्बो वंश का। किसका शासन था? ये बुर्बो वंश का शासन था। चलिए, तो ये हैप्सबर्ग क्या होता है? सुनिए, एक दो कैटेगरी, एक हैप्स होती है, एक हैप्सनाट होती है। हैप्स, एक हैप्सनाट। तो हैप्स वो जो वर्ग होता है, एक हैप्सनाट, तो एक सर्वहारा बोलते हैं। हैप्स क्या बोलते हैं? सर्वहारा। और हैप्सनाट को सर्वहारा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शोषण करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हैप्स। जो हैप्स वर्ग जो बड़ा वर्ग है, तो हैप्सनाट जो गरीब वर्ग है उसको बोलते हैं हैप्सनाट। चलिए, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर,
प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? देखो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, प्रसा का कहीं क्वेश्चन था, ये देखो विलियम प्रथम कहाँ का, तो कहाँ का राजा था? 1861 में। इसमें आपको दे ही दिया गया कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया, कि जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम को कब घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया? तो घोषित किया गया जनवरी 1871 में। कब घोषित किया? जनवरी 1871 में जो विलियम प्रथम था उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगला, वियना की संधि कब हुई? 1814, 1815, 1820, 1885 तक कब की गई? 1815। कब? वही जो वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस के सम्राट नेपोलियन की हार हुई थी, और जब हारने के बाद जो संधि होती है उसी को बोलते हैं वियना संधि, या वियना कांग्रेस आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। तो वियना कांग्रेस या वियना संधि तो कब हुई? 1815 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन दूसरा आ गया। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? वही तो अभी बताया था, किस युद्ध में? आपको पता होगा, वाटरलू का युद्ध। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में। तो क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो वाटरलू का युद्ध 1815 में। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन किस वर्ष पराजित हुआ? 1815 में। किधर से भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्रीमिया का युद्ध मैंने बताया था 1854 में हुआ था, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला है, बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा किया? उदारवादी जो रेबलर है, या लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, या लौह एवं रक्त की नीति, या पृथक्करण की नीति? तो कौन सा है? लौह एवं रक्त की नीति। तो क्वेश्चन आता है, तो जर्मनी का एकीकरण कब किया गया? तो जर्मनी का एकीकरण कब किया? 1866 से 71 के बीच में। जर्मनी का एकीकरण की बात कब शुरू हुई या कब किया गया? 1866 से 71 के बीच में जर्मनी का एकीकरण किया गया। एक कभी कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है कि कुस्तुनतुनिया की संधि क्या है? कुस्तुनतुनिया की संधि लिख दे रहा हूं, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में होती है। तो ये पॉइंट सब आपको नोट डाउन कर लेना है। कुस्तुनतुनिया की संधि कब होती है? 1832 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ये 11 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके चैप्टर के हिसाब से। और कुछ चीजें हैं कभी कभी सुमेलित करने में आ जाती हैं, तो सुमेलित करने में ये मैंने आपको 7 पॉइंट लिख दिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसी से संबंधित है। चलिए, प्रतीक हैं, ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं और उनके मतलब क्या हैं। टूटी हुई जंजीर का क्या मतलब होता है? या टूटी हुई जंजीर या टूटी हुई बेड़ियां, ठीक है ना, मतलब एक ही है, जो टूटी हुई जंजीर या टूटी हुई बेड़ियां। इसका मतलब क्या है? ये आज़ादी मिलना या आज़ादी का प्रतीक है। ठीक है, अगला है बाज की छाप वाला कवच या बाज छाप कवच, तो क्या है? जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। इसका मतलब क्या है? बाज वाला जो छाप का कवच है ये क्या है? जर्मनी शक्ति का क्या है? प्रतीक है। अगला है बलूत पत्तियों का मुकुट, जो बलूत पत्तियों का जो मुकुट पहनते थे उसमें जो बलूत की पत्तियां लगी होती, इसका मतलब क्या है? ये बहादुरी का प्रतीक होता था। अगला है तलवार क्या है? मुकाबले की तैयारी। इसका मतलब कहीं हमको आगमन करना है तो क्या है? तलवार का प्रतीक क्या था? तलवार क्या है? तलवार एक प्रतीक है, उसका मतलब क्या था? कि मुकाबले की हमको तैयारी कर। अगला, तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली लिपटी हुई का मतलब क्या है? वो शांति चाह रहे हैं, तो क्या है? शांति का प्रतीक है, शांति की चाह है या शांति का प्रतीक है। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली का मतलब क्या है? कि यह शांति का प्रतीक है। अगला, उगते सूर्य की किरणें, ये आपको कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, या अभी नया सूरज उगा है, इसका मतलब नए युग की शुरुआत हुई है। यही है उगते सूर्य की किरणें, इसका मतलब क्या है? एक नए युग की शुरुआत या एक नए युग का सूत्रपात। अगला, काला, लाल एवं सुनहरा रंग, सुनहरा तिरंगा, 3 रंग, काला, लाल एवं सुनहरा तिरंगा। इसका क्या मतलब है? कि 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जो 1800
48 में उदारवादी और राष्ट्रवादी थे, ये उनका झंडा था। फिर बाद में ये झंडा को दरअसल क्या बैन कर दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो क्या 1848 में जो उदारवादी और राष्ट्रवादी थे, ये उनका झंडा था 3 रंग का। कौन कौन रंग थे? काला, लाल और सुनहरा। ठीक है, तो बाद में झंडा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये थी आज की क्लास, और पहली क्लास समझ में आई होगी, ऐसी आशा है आपको। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास कैसी आपको लगी। इसी तरह की वीडियो हम अब लेकर आते रहेंगे, पर डे नहीं तो लेकिन एक दिन के गैप में जरूर देते रहेंगे वीडियो। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने आपके साथी हों उनको ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।